Albert Einstein once quoted that the most important thing is not to stop questioning. Hello friends, I am Midhavi and I am cost and management accountant and I am back again with the question answer segment of the chapter number 5 of F9 paper of ACCA, which is managing working capital. So in this video we are going to cover the section A and section B of the F9 of the paper pattern of F9 paper. So section C is yet to be covered, so don't worry guys. And let's start with our question number 1. So the question number 1 says that TS company has daily demand for the ball bearing of 40 a day. So daily demand is given, एक दिन में 40 चाहिए. For the each of the 250 working days, total working days are given 250 days. So we can calculate the annual demand accordingly, okay, of the year. The ball bearing are purchased from a local supplier for $2 each, means the purchase price is given. The cost of placing an order is $64 per order, okay, and regardless of the size of the order, मतलब 64 पैसा लगेगा, $64 लगेंगे चाहे आप कितना भी ऑर्डर करो, एक पीस ऑर्डर करो या 10 पीस ऑर्डर करो या 1000 पीस ऑर्डर करो, लगेंगे आपके $64. The inventory holding cost expressed as a percentage of inventory purchase price is 25% per annum. Holding cost is given, okay? तो हमें निकालना है EOQ. EOQ को डिराइव अपन ने पिछले वीडियो में कर दिया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ. EOQ is equals to, फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, 2AO divided by C का under root, where A is annual demand, O is ordering cost and C is carrying cost. So हमें ये दे रखा है कि एक दिन की डिमांड है 40, तो annual demand and there are 250 working days. So accordingly we can calculate our annual demand 250 into 40, which is 10,000 unit in a year, right? And ordering cost is provided to us, that is $64, ठीक है, per order, and the carrying cost is 25%, percentage of inventory purchase price, and inventory purchase price is $2, $2 का 25% बोल रहा है, holding cost होगा हमारा, तो 25 का 2%, 0.5, ठीक है, डॉलर. सो हमें A मिल गया, हमें O मिल गया, हमें C मिल गया. अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उससे हमारा EOQ आ जाएगा, ठीक है. 2 into 10,000 which is our A into $64 divided by 0.5 which is the carrying cost का अंडर रूट. सो लेट्स सी इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है. 2 into 10,000 into 64 divided by 0.5 का अंडर रूट, दिस इज 1600 यूनिट. सो 1600 यूनिट अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी क्या होगा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी, क्योंकि EOQ का मोटो ये होता है कि हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट टोटल मिनिमम आए, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2, EE company has calculated the following in relation to its inventory. Buffer inventory stock. Buffer inventory stock हमने डिस्कस किया था, क्या होता है कि वो मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक जो हम देखते हैं अपने पास ताकि हम अनकंडीशनल सिचुएशन मीट कर पाए, ठीक है. तो बफर इन्वेंट्री लेवल दे रखे हैं 50 यूनिट्स. रीऑर्डर साइज दे रखा है 250 आइटम्स. रीऑर्डर साइज दे रखा है, रीऑर्डर साइज का मतलब ये बता रखा है कि अगर हम अब कभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम 250 आइटम मंगवाएंगे. फिक्स्ड ऑर्डर कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखे हैं $50 पर ऑर्डर, एंड होल्डिंग कॉस्ट हमें दे रखा है $1.25 पर ईयर, मतलब एक आइटम को मंगाने का हमें दे रखा है ये कैरिंग कॉस्ट. एनुअल डिमांड हमें बता रखी है 10,000 यूनिट है, परचेज प्राइस हमें $2 पर आइटम दे रखा है और हमें निकालना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है कि उसको परचेज करने तक, उसको होल्ड करने तक का कॉस्ट का एडिशन जो होता है वो होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. दैट इज परचेज प्राइस प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट.
अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे दैट इज आवर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमें बता रखा है कि परचेज प्राइस कितनी दे रखी है, $2। ठीक है, और एनुअल डिमांड हमारे पास बता रखी है 10,000 आइटम्स। तो टोटल अगर हम 10,000 आइटम खरीदेंगे एक साल में और एक की प्राइस है $2, तो टोटल हमारी परचेज कॉस्ट कितनी बैठी, $20,000। अकॉर्डिंगली हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस कर रहे हैं एक साल में। ठीक है, एक बार में अपन 250 आइटम निकालते हैं और हमारी एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द रीऑर्डर साइज। ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बैठते हैं। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 250 विच इज 40। हम 40 बार ऑर्डर करते हैं एक साल में और पर ऑर्डर हमें कॉस्ट कितना दे रखा है, 50। तो 40 इंटू 50 दैट इज आवर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 2,000। ओके, नामशन होता है कैरिंग कॉस्ट का कि जितना भी हम रीऑर्डर करते हैं उसकी हाफ हम इन्वेंट्री कैरी करते हैं। जितना भी हम रीऑर्डर करते हैं उसकी हाफ हम इन्वेंट्री कैरी करते हैं। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या करेंगे हम बफर इन्वेंट्री लेवल जो कि हम नॉर्मली मेंटेन करते हैं हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमें बफर इन्वेंट्री लेवल दे रखा है इस क्वेश्चन में, तभी हम ऐड कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम फ्यूचर में भी बफर इन्वेंट्री लेवल हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसलिए +50 किया और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग विच इज गिवन $1.25। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 218.75। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 219 अप्रोक्स। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री 22219। ठीक है, तो ये हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is not generally a benefit of just-in-time approach? just-in-time approach क्या था कि हम जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे सप्लायर लेटेस्टली हमें वो कितनी जल्दी वो प्रोवाइड कर सकता है वो होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम इन्वेंट्री अपने पास स्टोर करके नहीं रखते और जब भी कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करता है या हमारी डिमांड आती है उस प्रोडक्ट की, उस अकॉर्डिंग हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है जस्ट इन टाइम अप्रोच का। लोअर इन्वेंट्री लेवल जस्ट इन टाइम में अभी मैंने बोला कि जैसे ही इन्वेंट्री हम या तो बहुत मिनिमम रखते हैं या रखते ही नहीं है, तो इट्स अ बेनिफिट कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट बच रही है। बेटर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम वो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो हाँ, जस्ट इन टाइम से प्रोडक्शन कस्टमाइजेशन हो जाता है। ईज ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और आगे हायर क्वालिटी। अगर जस्ट इन टाइम अप्रोच होती है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो क्वालिटी उस हिसाब से ही रखेंगे, हम हाई रखेंगे। जो सी ऑप्शन है ईज ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जहाँ से इजीली नहीं होता, उल्टा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री तो होती नहीं है स्टॉक में या बहुत मिनिमम इन्वेंट्री होती है। तो जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम उसको कॉल करेंगे, उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री आएगी, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा डिले रहता है, जल्दी से नहीं हो पाता। सो this is not the benefit of just in time approach। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following service may be provided by the debt factor? फैक्टरिंग हमने पढ़ा था, इसमें क्या करते हैं, कस्टमर जो फैक्टर कंपनी होती है वो अपने कस्टमर कंपनी के सारे डेटर्स को परचेज कर लेती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और जो नॉन रिकोर्स होता है उसमें क्या होता है कि बेड डेट्स के सारे रिस्क भी वही ले लेती है। अपने कोर्स में जो अपन ने कल अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो नॉन रिकोर्स ही पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बेड डेट्स के रिस्क होते हैं वो भी वही कंपनी ले लेती है, फैक्टर कंपनी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज फैक्टर प्रोवाइड करती है। इस ऑप्शंस में जो दे रखे हैं वो अब पढ़ते हैं हम।
नंबर 1 इज बेडेड इंश्योरेंस। फैक्टरिंग की सर्विस में बेडेड इंश्योरेंस होता है। एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट अपन ने पढ़ा था कि फैक्टर जब भी वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो कुछ अमाउंट हमें एडवांस में दे देता है। तो दिस इज ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर। ठीक है। रिसीवेबल लेजर मैनेजमेंट, पूरे डेटर्स के रिसीवेबल्स जो भी होते हैं हमारी कंपनी के, वो सारे फैक्टर्स ले लेता है। तो ये भी मैनेजमेंट वही करता है। मैनेजमेंट ऑफ द डेट कलेक्शन प्रोसेस, ये भी वही करता है। बेटर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, प्रोडक्शन कस्टमाइजेशन, अब हमारे प्रोडक्शन का कस्टमाइजेशन हो जाता है, ये प्रोवाइड नहीं करता। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है फैक्टर का। फैक्टर का इतना ही मतलब है कि वो अपने सारे डेटर्स को, हमारे सारे डेटर्स को परचेज कर लेता है और हमसे इनके बिहाफ में मोटा तगड़ा कमीशन चार्ज करता है। तो आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। The correct services following services provided by the debtor is bad debt insurance, advancement of credit, receivable ledger management, and the management of the debt collection process. Okay. Question number 5. XYZ company has credit sales of 20 million. ठीक है. And the accounts receivable of 4 million. हमें क्या दे रखा है? हमें credit sales दे रखी है और accounts receivable दे रखे हैं. Working capital is financed by the overdraft of 12% interest. Assume that there are 365 days in a year. What is the annual financial effect if the management reduces the collection period to 60 days by offering the early settlement discount of the first of 1% of the customer adopt? हमें देखना है कि ये कंपनी जो डिस्काउंट की जो स्कीम दे रही है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारी कॉस्ट के एडिशन में है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन ये दिखा लेंगे कि अभी प्रेजेंटली हमें डेटर्स को या रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं और उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 60 डेज में। ठीक है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंटली हमें कितने डेज लग रहे हैं। तो उसको निकालने का क्या मेथड होता है? रिसीवेबल पीरियड निकालते हैं अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिसीवेबल पीरियड कैसे निकाला जाता है, बताइए। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बताइए। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। अपन ने इस फॉर्मूले का लॉजिक भी डिस्कस किया था। ठीक है। इंटू 365 डेज। और अभी लॉजिक हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इंटू 365 डेज। तो हमारे पास जितने भी दिन आ जाएंगे वो अभी वो इतने दिन लगते हैं हमें कलेक्ट करने में डेटर से पैसे, which is 73 days. So the company is thinking to reduce the debtor collection period from 73 days to 60 days. ठीक है। अब देखते हैं कि पहले हमें कितनी कॉस्ट लगती थी 4 मिलियन को फाइनेंस करने के लिए, अकाउंट्स रिसीवेबल को फाइनेंस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते थे हम 12% के एनएम के हिसाब से। ठीक है। तो 4 मिलियन इंटू 12%, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है। ठीक है। तो हमारे पास आ गई कॉस्ट 4,80,000। अब अपन करेंगे कि अब हमें अगर हम रिड्यूस करते हैं दिन तो हमें कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है। 13 दिन के लिए हमारी सेविंग हो जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल की, 13 दिन के लिए। ठीक है। तो सेविंग्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल, सिंस वी आर रिड्यूसिंग फ्रॉम 73 डेज टू 60 डेज, तो 13 दिन के लिए हमारी सेविंग्स हो जाएगी। देयर टोटल 365 डेज इन अ ईयर एंड टोटल सेल्स मेड इन अ ईयर इज 20 मिलियन। तो कितनी सेविंग होएगी हमारी?
which is equals to 712,328. इसको 29 लिख लेते हैं अप्रोक्स, ठीक है। अब इस पे अपन अपना वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो कि कॉस्ट सेव हो रही है वो निकालते हैं, ठीक है। 12% इंटू 12% कर देते हैं इसको, तो कितनी सेविंग हो रही है? 85,479, ठीक है। 85,479 का सेव कर रहे हैं अपन, क्योंकि इतने की अपन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है। कॉस्ट कैसे पता चलेगी कि एक साल में 20 मिलियन के अपन सेल कर रहे हैं, ठीक है। और अपन डिस्काउंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 1% के हिसाब से, ठीक है। तो 20 मिलियन का 1% जो कि आ जाता है 30,000। एक मिनट, 20 मिलियन, मैंने गलती से 20 लाख का कर दिया था, जो कि आ जाता है 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख तो हमारी कॉस्ट है, नेट कॉस्ट 2 लाख तो हमारी कॉस्ट है, और हमारी सेविंग्स कितनी है? 85,479। तो टोटल अब हमारी जेब से जा रहा है एक्स्ट्रा पैसा, हमें इस डिस्काउंट से कोई फायदा नहीं है। हमारी कंपनी को 1% अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर्स को तो हमारी कंपनी को फायदा नहीं है, उल्टा हमारी जेब से जा रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज B1114521 की एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रही है हमारी जेब से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the least likely to be used in the management for the accounts foreign accounts receivable? फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए कौन सी सर्विसेज अपन नहीं लेते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट अपन ने पढ़ा था कि हाँ, हम लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं जिसमें एक बैंक हमारी जो इशूइंग बैंक होती है, जो हमारी कंपनी में बैंक सिचुएशन होती है, वो फॉरेन बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग वो फॉरेन बैंक एक्सपोर्टर को पैसा रिलीज करता है, ठीक है। और हमारी बैंक फॉरेन बैंक को पे कर देती है, और हमारी बैंक क्या करती है, जो एक्सपोर्टर होता है, इंपोर्टर होता है, उससे वो पैसा मंगवाती है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो चाहे हमारा नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, वो यूज होता ही है, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी यूज होती है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है कि कुछ इनवॉइसेस परचेज कर लेती है कंपनी और बोलती है कि इसके रिसीवेबल्स हम कलेक्ट करेंगे, और आप थोड़ा सा कुछ पैसा काट के उस इनवॉइस का वो हाथों हाथ उनको दे देती है दूसरी कंपनी को, ठीक है, जिनसे उन्होंने इनवॉइस परचेज किया है। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक तरीका है पैसे रेज करने का फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो ये एक फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल का में यूज नहीं आता, ठीक है। सो द आंसर इज कमर्शियल पेपर। क्वेश्चन नंबर 7, L company is considering whether to factor its sale invoices. L company सोच रही है कि भाई फैक्टर सर्विसेज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। A factor has offered L company a non-recourse package. Non-recourse अभी के क्वेश्चन में पता किया था कि उसमें क्या होता है कि बेड डेट्स का रिस्क पूरा फैक्टर कंपनी ले लेती है। Package at a cost of 1.5% of the sales and an admin fee of 6,000 per annum. Bad debts are currently 2% of the sales of the per annum and the sales are given to us. तो हमें cost of the package निकालना है। Since the bad debt insurance is provided by the non-recourse factors in the non-recourse factor services, we will not consider the bad debt के जो risk हो रहे हैं वो हम नहीं consider करेंगे इसमें while calculating the cost of the package of the L company, just because of the fact that it is a non-recourse factor services provided by the factor, ठीक है। तो अगर अपन पैकेज निकाले, that's a simple admin fee which is 6,000 per annum प्लस हम कर देंगे क्या, जो हम कमीशन ले रहे हैं उससे, that is 1.5% of the sales, and the sales is provided to 1.5 million into 1.5%.
1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है, विच इज 22,500। इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा पैकेज आ जाएगा, विच इज 28,500। So question number 8 is which of the following is not a drawback of EOQ model? हमें ये बताना है कि EOQ मॉडल का कौन सा ड्रॉबैक नहीं है। जनरली क्या होता है, जो भी अजम्पशंस होता है ना किसी भी मॉडल के, वो उसके ड्रॉबैक होते हैं, क्योंकि अजम्पशंस रोकते हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा उसको अलग ले जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से अलग ले जाते हैं, तभी वो अजम्पशन कहलाते हैं, ठीक है। तो अजम्पशंस आर द ड्रॉबैक्स। अज्यूम्स सर्टेन और जीरो लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है कि सप्लायर के यहाँ से, अगर हमने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर के यहाँ से हमारे पास कितना टाइम लग रहा है उस माल को डिलीवर होने में, दैट्स अ लीड टाइम। सो EOQ मॉडल जनरली क्या अज्यूम करता है कि जो लीड टाइम्स होते हैं ना वो हमें पता होते हैं, या वो लीड टाइम्स जो भी होते हैं वो जीरो होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि प्रैक्टिकली अगर अनकंडीशनल सिचुएशन आ गई, जैसे फ्लड आ गई, तो वो बिल्कुल वो मेजर नहीं कर पाएगा EOQ मॉडल, क्योंकि EOQ मॉडल के हिसाब से ये तो है कि हमें पता है कि कितने टाइम में आ जाएगा, लेकिन फ्लड के दौरान जरूरी है क्या माल 5 दिन के अंदर ही आए। जब तक वो सिटी उस फ्लड से रिकवर नहीं होगी तब तक वो माल आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि माल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ EOQ मॉडल। Assume certainty in demands, that's also the assumption of the EOQ model, and it's a drawback of EOQ model because one can't assume certain the demand in the market, ठीक है। Assume the small number of clothes supplies, small number of clothes suppliers, EOQ मॉडल का ये ड्रॉबैक है या नहीं हमें बताना है। और इग्नोर हिडन कॉस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ ऑप्शनल्स। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था जब मैं ए ऑप्शन डिस्कस करी थी कि अगर फ्लड आ गया तो वो ये मेजर नहीं कर पाएगा, और डी भी कुछ हद तक वही बोलता है कि अगर कुछ डैमेजिंग हो गई तो EOQ वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, अज्यूम द स्मॉल नंबर ऑफ क्लोथ सप्लायर्स, क्योंकि ये एक ड्रॉबैक नहीं है। जनरली अपन कभी भी किसी से माल ऑर्डर करते हैं ना, तो जो की कंपनी होती है उनके सप्लायर्स कुछ ही होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके टर्म्स उनसे बन जाते हैं ना, तो वो सप्लायर्स जनरली चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल हिडन कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्रेडिट टेकन फ्रॉम सप्लायर्स। कि कौन सा एक हिडन कॉस्ट नहीं है, हमें ये बताना है। डैमेज टू गुडविल। अब सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर हम सप्लायर से क्रेडिट ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल, मतलब हमें वो देखना है कि हमारी हिडन कॉस्ट होती है नहीं होती है उसमें। वापस से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल हिडन कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्रेडिट। अगर हमने इंक्रीज किया क्रेडिट किससे, सप्लायर से, तो उसको इंक्रीज करने से हमारी कोई कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही है, ये देखना है हमें। तो कौन सी नहीं है, डैमेज टू द गुडविल। जैसे अगर सप्लायर से मैं जनरली सप्लायर को मैं 60 दिन के अंदर पे कर देती थी, लेकिन अब मैं 70 दिन में पे कर रही हूँ, तो 10 दिन का एक्स्ट्रा गैप क्या कर रहा है कि एक हमारी गुडविल को डैमेज कर रहा है, क्योंकि सप्लायर के मन में पहले ये होता था कि यार ये बंदा सही रिस्पॉन्सिबल है, ये टाइमली पे कर देता है, लेकिन अगर मैं उसको 70 दिन में पे करूंगी तो ये बोलेंगे कि यार इसको आगे माल बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, तो उनके अंदर उनके माइंड में सेकंड थॉट्स आ जाएंगे। तो ये एक हिडन कॉस्ट है। हाँ, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लॉस्ट, ये भी एक हिडन कॉस्ट है। क्या होता है कि सप्लायर्स हमें जल्दी पैसा मंगवाने के लिए क्या करते हैं, हमें डिस्काउंट दे देते हैं, हमें बोलते हैं कि अभी तुम्हें जल्दी से अगर तुम पे कर दोगे तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे। अब उस 2% डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। अब उस मार्केट से पैसा उठाने के हम उसको पे कर रहे हैं 4% के हिसाब से, तो देखा जाए तो इवेंचुअली हमारा पैसा लॉस ही हो रहा है। अगर वो उस अर्ली डिस्काउंट का हम स्कीम नहीं लेते और उनको आराम से पे करते तो हमें वो 2% एक्स्ट्रा बेयर नहीं करना पड़ता, वो 4% और 2% में जो डिफरेंस था, ठीक है। बिजनेस डिस्ट्रप्शन,
बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी क्या होता है कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं तो उसकी सप्लायर को पे करने में टाइम ड्यूरेशन एड ऑन होगा एंड दैट आल्सो लीड्स टू द आर एडिंग कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ बैड डेट्स, हम सप्लायर को पे कर रहे हैं, बैड डेट्स कहाँ से आया है? यहाँ से। तो रिस्क ऑफ बैड डेट्स हमारे लिए नहीं है, रिस्क ऑफ बैड डेट्स उनके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following would be the most likely to arise from the introduction of just-in-time inventory ordering system? ठीक है। Option number A, lowering inventory holding cost, that's holding cost. अगर हम just in time करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम सप्लायर से तभी मंगाते हैं जब हमारी डिमांड आती है कस्टमर से। लो रिस्क ऑफ इन्वेंट्री शॉर्टेज, मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन सप्लायर। तो मोस्ट लाइकली क्या लग रहा है आपको कि वो जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग सिस्टम से मैच कर पाएगा? तो वो है सबसे ज्यादा द लेस रिस्क ऑफ इन्वेंट्री शॉर्टेज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री शॉर्टेज होगा ना ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री शॉर्टेज होगा ना हमारे पास, क्योंकि हम सप्लायर को तभी ऑर्डर करेंगे जब हमारे पास डिमांड आएगी, ठीक है। तो लेस रिस्क ऑफ इन्वेंट्री शॉर्टेज, ये ही अराइज होएगा हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये पूछा गया था कि कौन सी मोस्ट लाइकली वो है प्रॉब्लम अराइज होएगी विद इंट्रोडक्शन ऑफ द जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री कम होती है, हमारे पास हम इन्वेंट्री कम रखते हैं क्योंकि हम तभी इन्वेंट्री सप्लायर से मंगवाएंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगवाएंगे जब हमारे पास डिमांड आएगी कस्टमर्स की। सो ये सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ये सबसे ज़्यादा अराइज होता है, मोर लेस नहीं मोर रिस्क ऑफ इन्वेंट्री शॉर्टेज, ठीक है। Question number 11, a company requires 1000 units of material X per month. The cost per order is $30 regardless of the size of the order. The holding cost is 0.288 per unit per annum. Investigate the total cost of buying the material in the following quantities: 400, 500, 600. What is the cheapest option? Use EOQ formula to prove the correct answer. तो सबसे पहले तो अपन EOQ निकाल लेते हैं। टू AO अपॉन C, ठीक है। अपन को 2 एनुअल डिमांड दे रखी है 1000 पर मंथ, तो मतलब इंटू 12 कर देंगे तो एनुअल डिमांड आ जाएगी अपनी 12000। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ये बता रखा है $30 और अपन को कैरिंग कॉस्ट भी दे रखा है $2.88। तो अपन को अपने पास यूनिट्स आ जाएगी कि कितनी यूनिट्स हमें ऑर्डर करनी चाहिए सो एज टू मिनिमाइज आवर होल्डिंग कॉस्ट एंड दी कैरिंग कॉस्ट विच इज 500 यूनिट्स। अब अपन के पास जितनी भी यूनिट्स दे रखी है ना उस पर अपन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट्स आवर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 400 यूनिट्स के लिए। तो परचेज कॉस्ट कितनी है? परचेज तो अपन टोटल इन्वेंट्री करेंगे ना एनुअली। अब एनुअली अपन ये क्या है, ये हमें रीऑर्डर साइज दे रखी है कि मतलब एक बार में अपन 400 यूनिट मंगाएंगे सप्लायर से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर परचेज कॉस्ट निकालेंगे तो परचेज कॉस्ट सबके अंदर सेम ही होगी, क्योंकि
यहाँ पे एक तो सप्लायर कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर रहा कि अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूनिट्स मंगाएंगे तो वो हमें इतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देगा, यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। और एनुअली डिमांड तो उतनी ही रहेगी चाहे आप 400 यूनिट्स मंगाओ या 500 यूनिट्स मंगाओ एक बार में, ठीक है। तो इससे परचेज कॉस्ट में इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट का क्राइटेरिया नहीं दे रखा। और नंबर 2 क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि रीऑर्डर साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज तो एनुअली आप एक 12,000 यूनिट ही करेंगे ना, तो परचेज कॉस्ट और यहाँ पे जितनी भी अपन इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं वो एनुअली के हिसाब से निकाल रहे हैं। सो परचेज कॉस्ट इज 12,000 इंटू परचेज प्राइस कितनी दे रखी है। ओके यहाँ पे हमें परचेज प्राइस ही नहीं दे रखी। तो परचेज कॉस्ट निकालनी नहीं है, डायरेक्ट हम इन होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट से इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें परचेज कॉस्ट का कोई वो नहीं दे रखा अमाउंट। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस कर रहे हैं। एनुअल डिमांड हमें बता रहा है कि 12,000 यूनिट डिवाइड बाय 400 एंड फ्रॉम दैट वी विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू 30 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वो पर ऑर्डर का कॉस्ट है, दैट्स 900। एंड कैरिंग कॉस्ट जितना भी हम रीऑर्डर करते हैं उसका अजम्पशन होता है कि उसका हम हाफ कैरी करते हैं into 2.88 just because of the fact that 2.88 is our carrying cost, that's 576. so total we get 41476। ये तो था जब अपन 400 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं। अब अपन 500 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। EOQ फॉर्मूले का एक ये होता है, एक फायदा ये होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आ जाती है। अभी हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारी EOQ क्वांटिटी 500 यूनिट है। सो 12,000 is our annual demand divided by 500, we'll get the number of order into 30 which is 720, and when we'll calculate our carrying cost which is 500 divided by 2 just because of that assumption into 2.88, that is 250 into 2.88 and we get 720. So you can see the magic, our holding cost and inventory cost is same. So in when we order the EOQ quantity, our holding cost and carrying cost is same. ये अपन ने तब भी देखा था जब हमने वो फॉर्मूला डिवाइड किया था। और 600 यूनिट्स में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है अपन को। आई होप आप निकाल देंगे अपने हिसाब से, पर फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। So 12,000 in our annual demand divided by 600 into 30 which is 600 into 30 which is 1800, not 1800, it's one, just a minute, that's 60, मैंने गलत ही 1800 लिख दिया। And our carrying cost would be जितना भी हम रीऑर्डर कर रहे हैं उसका हाफ into 2.88, 600 divided by 2 into 2.88 and we get 864. So our total cost is 924. Let me check once. It's 600. Okay, plus 864, it's 1464. So आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जब EOQ की यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम पड़ रही है और बाकी यूनिट्स जो हम 400 और 500-600 यूनिट्स मंगा रहे हैं उसमें हमारी ज़्यादा बढ़ रही है।
तो EOQ फॉर्मूला, EOQ का जो मेन एजेंडा होता है वो दैट इज टू मिनिमाइज आवर इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड वी कैन सी इन दिस क्वेश्चन दैट वी आर एबल टू मिनिमाइज इन आवर इन्वेंट्री कॉस्ट इफ वी ऑर्डर द 500 यूनिट्स, एंड 500 यूनिट्स आर EOQ क्वांटिटी. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Monthly demand for the product is 10,000 units. The purchase price is $10 per unit, and the company cost of finance is 15 per annum. Warehouse storage cost दे रखा है हमें 2 per unit, और सप्लायर चार्जेस दे रखे हैं हमें डिलीवरी के 200 रुपये पर डिलीवरी. हमें EOQ निकालना है. तो EOQ निकालने का तरीका है 2AO upon C का अंडर रूट, where A is 10,000 into 12, just because of the fact that 10,000 is our monthly demand. We get our annual demand 1,20,000. So ordering cost is provided to us to $200 per order. So annual demand divided by reorder size. So इससे हमें क्या मिल जाएगा? ओके, नहीं, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है $200 पर मंथ. मैं यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने लग गई थी, सॉरी. सो 200 पर ऑर्डर ये दे रखा है हमें, और आ जाते हैं हम कैरिंग कॉस्ट पे. सो कैरिंग कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू अस 15% ऑफ परचेज प्राइस, दैट इज 10 का 15% प्लस वेयरहाउस स्टोरेज कॉस्ट. इसमें वेयरहाउस, इसमें इस क्वेश्चन में ये खासियत है कि इसमें वेयरहाउस स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है. जब भी हमें वेयरहाउस स्टोरेज कॉस्ट दे रखी हो ना, तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक एडिशनल कॉस्ट है. इन्वेंट्री को कैरी करने की एक एडिशनल कॉस्ट है. जनरली क्या होता है कि हम रूम रेंट पे लेते हैं ना, तब ये कॉस्ट लगती है. और अगर हमारे पास रूम नहीं होता, रेंट पे नहीं होता, और हमारी खुद की बिल्डिंग होती, तब ये कॉस्ट नहीं लगती है. ठीक है. सो हम सारे फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यूज. 200 डिवाइड बाय 3.5. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is true? The statement number 1 is the reorder level is the measure of inventory at which the replenish order should be made. Reorder level is that level कि वो हमें इंडिकेशन देता था कि अब हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा, अब हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा सप्लायर का. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. Use of the reorder level builds in the measure of safety inventory and minimize the risk of the organization. Yes, जब हम reorder level set कर देते हैं तो ये पता चल जाता है कि हमारे पास ये इंडिकेशन आ जाता है कि अब हमें स्टेप लेना पड़ेगा, अब हमें सप्लायर से सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. तो ये एक मेजर हो गया सेव करने का अपनी इन्वेंट्री, और सेव करने का हमारा प्रोडक्शन टाइम. अगर प्रोडक्शन टाइम कैसे सेव होएगा कि हमारे पास इन्वेंट्री का अगर फ्लो होता रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं. तो दैट विल मिनिमाइज आवर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू. पीरियोडिक रिव्यू क्या होता है ये बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 14 में. ऑर्डरिंग इन्वेंट्री एट फिक्स एंड रेगुलर इंटरवल. ओके, ऑर्डरिंग इन्वेंट्री व्हेन इट फॉल बिलो द designated safety inventory level. That's the reorder level, not the periodic review. Ordering inventory in consultation with the supplier relative to their available capacity. No. Periodic at the word suggest एक पीरियड के बाद हमें रिव्यू करना है और उसके हिसाब से हमें ऑर्डर करना है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बट वी विल रीड द ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो. ऑर्डरिंग इन्वेंट्री एट प्री डिटरमाइंड द ऑर्डर लेवल. नो, ऑप्शन नंबर 1 is correct. So heading towards question number 15, a company is offering 2.5% discount to receivables if they agree to pay the debt within 1 month. The usual credit period is 3 months. What is the effective annualized cost of offering the discount, and should it be offered
इफ द बैंक लोन ऑफ मतलब बैंक वुड लोन द कंपनी आर 18%। ठीक है, तो हमें निकालना है कि हमें ये कैश डिस्काउंट का ऑफर देना चाहिए नहीं देना चाहिए रिसीवेबल्स को। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हम जो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं उसका एनुअलाइज रेट कितना है, और अगर वो एनुअलाइज रेट इस रेट से ज़्यादा है तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। अगर उसका एनुअलाइज रेट इस रेट से कम है तो हमें कैश डिस्काउंट देना चाहिए। एनुअलाइज रेट से ये मतलब है कि अगर हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो हमारे को कितना फ़ायदा हो रहा है उस डिस्काउंट ऑफर करने से। तो उस डिस्काउंट को ऑफर करने से हमारे पास कैश जल्दी आ जाएगा। उस कैश को अगर हम संभाल लेंगे, ठीक है, वो देखना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो हमारे को कितना मतलब मिलेगा कट के। तो लेट्स से कि 100 रुपया है हमारे पास, $100 है, $100 हमें अभी रिसीव होने वाले हैं। तो अगर अपन 2.5% डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास कट के कितने आएंगे अपने पास, 100 माइनस 2.5% विच इज 97.5। तो अपन देखते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट अपन ने कितना दिया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। %2.5 का तो डिस्काउंट अपन ने दिया था 100 रुपए में, लेकिन 97.5 के ऊपर कितना हमें परसेंटेज अपन ने डिस्काउंट दिया। इफेक्टिव रेट क्या थी हमारे डिस्काउंट की, तो ये थी 2.56%। ठीक है, इफेक्टिव रेट। अब अपन देखेंगे कि अपनी सेविंग्स कितनी हो रही है। मतलब वो पैसा हमें जो 3 महीने मिलने वाला था वो हमें 2 महीने में मिल रहा है। तो मतलब सालाना अपने कितनी जल्दी हमें वो पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है 6 महीने जल्दी। अब 6 महीने जल्दी कैसे पता चला, एक साल में 12 महीने होते हैं और वो 2 महीने हमें सेविंग्स हो रही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन एनुअलाइज डिस्काउंट रेट निकालेंगे। ये कैसे निकलती है, 1 + r raised to the power n minus 1, which is whereas r is the effective rate, effective interest rate, effective discount rate, जो कि हमें बता रखा है in terms of amount paid। ठीक है, and n is saving the number of times। तो 1 + 0.0256 divided by 6 upon power raised to the power 6 minus 1। तो अब देखते हैं हमारे पास एनुअलाइज डिस्काउंट रेट कितनी आई। पावर 6 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपन कैलकुलेटर में लिखेंगे ये 1 + 0.0256 और इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और इनटू का साइन दबाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और इनटू का साइन दबाएंगे और इसको 5 बार दबाएंगे। मतलब जब भी कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं इसको 5 बार अपन दबाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार तो अपन ने डिजिट लिख ही दी है। ठीक है, तो इनटू को एक बार दबाएंगे और इक्वल टू को 5 बार दबाएंगे। ठीक है, और -1 किया इंटू 100 किया, तो हमें पता चल गया कि एनुअलाइज डिस्काउंट रेट इज। ठीक है, अगर अपन डिस्काउंट करते हैं और अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। ठीक है, वेराज अगर अपन बाहर से लोन लेते तो अपन को 18% पे करना पड़ जाता, तो इसलिए अपन ने एनुअलाइज डिस्काउंट रेट निकाला। ठीक है, तो अभी हमें देखना, अभी ये हमारी एनुअलाइज कॉस्ट हो गई। ठीक है, इफेक्टिव एनुअलाइज कॉस्ट निकालनी थी, तो ये हमारी इफेक्टिव एनुअलाइज कॉस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है और ये हमारी कॉस्ट आई। तो हम देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो आई ना, वो हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर हम बाहर से लोन लेते तो उससे कम ही आई है। तो हमें डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस हमें डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
Paisley Company has sales of 20 million for previous year. Receivables at the end of the year is 4 million and the cost of financing receivable is covered in the overdraft at an interest rate of 12%. It's now considering offering a cash discount of the 2% of the payment of the debt within the 10 days. Should it be introduced if the 40% of the customer will take up the discount? हमें ये देखना है कि ये डिस्काउंट हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो अपन ये निकालेंगे कि कितने दिन लग रहे हैं. तभी तो वो सोच रहा है कि उसको 10 दिन में पैसा मिलना चाहिए. तो अभी प्रेजेंटली कितने दिन में मिल रहा है पहले तो ये निकालेंगे. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालेंगे. रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज विच इज इक्वल्स टू 73 डेज. ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारे को पहले कॉस्ट कितनी लगती थी. ठीक है, तो कॉस्ट निकालने के लिए कैसे, पहले कॉस्ट कितनी लगती थी ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डेटर्स हमारे पास कितने हैं 4 मिलियन इनटू इंटरेस्ट रेट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट कितनी 12%. तो हमारे को पहले कॉस्ट कितनी लगती थी 4,80,000 की डॉलर की. ठीक है, ये तो आ गई हमारी पहले की कैलकुलेशन. अब देखते हैं कि अगर चेंज करेंगे तो अपने चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो चेंज करेंगे तो हमारे को पता चल रहा है कि 63 डेज पहले हमें 40% का डेटर्स का हमें पैसा मिल जाएगा. 63 डेज पहले हमें 40% डेटर्स का हमारे पैसा मिल जाएगा. तो अगर देखिए अभी अपन को रिसीवेबल्स कैसे मिलेंगे. ठीक है, न्यू रिसीवेबल्स के हम देखते हैं, मतलब 10 दिन या 365 डेज इन ईयर में पे कर रहे हैं 40%. तो टोटल सेल्स तो हो रही है 20 मिलियन की, और 20 मिलियन से 40% वाले अभी हमें अभी पे कर रहे हैं, लेकिन उनको हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जो डिस्काउंट दे रहे हैं दैट इज 2%. तो इतना पैसा हमें 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, और बाकी हमें 73 डेज में ही देंगे पैसा. बाकी के बचे 60% क्रेडिटर्स. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. 20 मिलियन का 40% 8 मिलियन आया इंटू 10 डिवाइड बाई 365 इंटू 98%. तो हमें पता चला कि हम मेरे को 214794 मिल जाएंगे 10 दिन के अंदर. और बाकी कितने कैसे मिलेंगे 73 डेज के अंदर. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा रिसीवेबल्स. तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपने पास कितना आएगा 24 लाख. ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं अपन. तो आया 26,147,94. ठीक है, 26,14,794. तो न्यू रिसीवेबल्स हमें पता चल गए हैं. अब न्यू रिसीवेबल्स का को अपन देखेंगे कि न्यू रिसीवेबल्स की कॉस्ट कितनी बैठ रही है. कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 12% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो हम ले रहे हैं रिसीवेबल्स के, वो देखते हैं कि कितनी बैठ रही है. uh, 26,14794 into 12%, which is 313775.
विच इज मिनिम, जो कि कम है पहले से। कितनी कम है? -4,80,000 देखेंगे तो हम कितना सेव कर पा रहे हैं? हम सेव कर पा रहे हैं 166224। तो यस, हमें डिस्काउंट की फैसिलिटी देनी चाहिए क्योंकि हम सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, heading towards question number 17. One supplier has offered a discount to box company of 2% of an invoice of 7500. ठीक है, ठीक है। If the payment is made within 1 month rather than 3 months normally taken to pay, if the box overdraft facility rate is 10%, is it financially worthwhile to accept the discount or pay early? तो ये देखते हैं कि हमारी एनुअलाइज कॉस्ट कैसी बैठेगी। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अगर एनुअलाइज कॉस्ट ज्यादा बैठी तो हमें नहीं लेना, अगर कम बैठी तो हमें लेना है। ठीक है, किससे? 10% के साथ, 10% से मार्केट रेट से हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे अमाउंट, तो डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकालना है, तो डिस्काउंट इन रिलेशन टू amount actually paid, which is 2%। 2% है, 2% कितना है? 7,500 का, डिवाइडेड बाय 2% ऑफ 7,500 कितने हुए? 150। मतलब 7,500 में से 150 अपन कम पे कर रहे हैं, तो मतलब 7350 अपन पे कर रहे हैं। ठीक है, इंटू 100 आ जाए करेंगे तो अपन को इफेक्टिव डिस्काउंट रेट मिल जाएगी, विच इज 2.04%। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इफेक्टिव डिस्काउंट रेट। और हम देखेंगे कि हम सेविंग्स कितनी कर पा रहे हैं मंथ्स की। 2 महीने की सेविंग कर रहे हैं, तो दे आर टोटल 12 मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 2, तो 6 मंथ्स इन अ ईयर सेव हो रहे हैं। तो अपन एनुअलाइज कॉस्ट निकालते हैं। एनुअलाइज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? 1 plus r is the effective interest rate upon n minus 1, where n is the saving in terms of time. So 1 plus 0.0204 upon 6 minus 1. Solving this we get 12.88%, which is far more than the overdraft rate। ठीक है, तो हमें ये डिस्काउंट की फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, heading towards question number 18. Work out the equivalent annual cost of following credit terms: 1.75% discount for the payment within 3 weeks। अगर हम 3 वीक में पे कर देते हैं तो हमें 1.75% डिस्काउंट मिलेगा। Alternatively, full payment may be made within 8, अगर 3 हफ्तों में पे करें तो ठीक है, नहीं तो 8 हफ्तों में तो अपन को पे करना ही है। ठीक है, assumes that there are 50 weeks in a year, consider a $100 invoice। ठीक है, इनवॉइस हमें दे रखी है $100 की, तो अमाउंट एनुअलाइज डिस्काउंट रेट ही निकालेंगे इसमें। अमाउंट डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पेड in relation to the amount. Which is equals to 1.75% of 100 divided by कितना परसेंटेज हुआ? 1.75 माइनस 100, तो 98.25 पे कर रहे हैं अपन, इंटू 100, तो अपनी इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकल जाएगी। विच इज 1.78%। ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकाल दिया हमने। अब उसके बाद अपन देखेंगे सेविंग्स कितनी हो रही है। इन दिस क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडेड द वीक्स, सो वी हैव टू कैलकुलेट आवर सेविंग अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ वीक्स। सो हमें 3 हफ्तों में पे करना है और टोटल 8 हफ्ते
नहीं तो अगर 3 हफ्तों में नहीं पे किया तो 8 हफ्तों में पे करना है। तो सेविंग्स कितनी हो रही है? 5 हफ्तों की। इन टर्म्स ऑफ कितने हफ्ते दे रखे हैं? 50, दैट इज 10 वीक्स सेविंग हो रही है। ठीक है, तो एनुअलाइज कॉस्ट कितनी हुई? 1 प्लस आर अपॉन एन माइनस 1। सो 0.0 वापस लिख देती हूँ। 1 प्लस 0.0178% डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, तो हमारी एनुअलाइज डिस्काउंट रेट आ जाएगी 1 प्लस विच इज 19.29। ठीक है, ये हमारी एनुअलाइज डिस्काउंट रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमें एनुअलाइज कॉस्ट ही निकालनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल कैश फ्लोज इंडिकेट वेदर द कंपनी वुड इंक्रीज वो नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर रिसीवेबल बैलेंस एंड पेबल बैलेंस। ऑपरेशनल कैश फ्लोज को बढ़ाना है तो रिसीवेबल्स क्या करेंगे? हम डिक्रीज करेंगे ताकि हमें जल्दी से मिल पाए, और पेबल्स क्या करेंगे? हम इंक्रीज करेंगे ताकि हमें पैसा हमें लेट पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास कैश बचा रहेगा ना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, decrease and increase. Question number 20. Olive PLC usually take 2 months to collect its debts from credit customer. It has just issued an invoice to Alfie PLC of $100 and offer a cash discount of 2% if the payment is made within 1 month. तो हमें इफेक्टिव एनुअलाइज डिस्काउंट रेट ही निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन इफेक्टिव रेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पेड, which is 2 divided by 98 into 100. 2.04%। ठीक है, और एनुअलाइज रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1.0.0204 अपॉन एन। एन कितना है? एन है हमारा, सेविंग्स कितनी हो रही है? 12 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 मंथ की सेविंग हो रही है ना, विच इज इक्वल्स टू 12, तो एन इज 12। सो इसको अपन सॉल्व करते हैं। which is 27.42. So option number A is correct. ठीक है, question number 21. The main aspect of the debt factor include administration of the client invoices, sales accounting and debt collection services, yes. Making payments to the client in advance and collection of debts, yes. Credit protection when the service is non-recourse, yes. अपन ने तीनों आराम से डिस्कस किए थे, तो तीनों आंसर सही है, all of the above. Which of the following statement concerning invoice discounting are true? Invoice discounting, as we have earlier discussed, कुछ selective invoices वो ले लेते हैं कंपनी और उसको फिर डिस्काउंट कराता है। The invoice discounting is purchase of the selection of invoices by the provider of discounting services of the trade debt at discount, yes. And with the confidential discounting, the client's customers are unaware that the business is using invoice discounting, yes. ये हमने previous video में जब confidential discounting हमने discuss की थी तब बोला था। The invoice discounter does not take over the administration of the client sales ledger. ये भी सही है। invoice क्योंकि selected invoice लेते हैं वो, तो पूरा invoice ledger को नहीं take over करते हैं। ठीक है, so question number 23. Which of the following statement concerning receivable management is incorrect? Credit limit should be reviewed periodically. Credit analysis depends on the provisions of the relevant invoices, for example, trade references. Delaying
payment of invoices is likely to make receivable management more effective. A long-term credit may increase the revenue but also increase the risk of bad debts. Which of the following statements receivable manage के लिए अगर हम देखेंगे तो वो incorrect है. So credit management should be reviewed periodically. That's absolutely correct. Credit analysis depends on the provisions of the relevant information. For example, the state references. That's absolutely correct. The delaying payment of invoices is likely to make receivables management more effective. No, it's not correct. Receivable management effective तभी होगा जब advance में payment आ जाएगा या जल्दी payment आएगा, ठीक है? Long term credit may increase revenue but also increases the risk of bad debts. So option D is also correct. So option number C is incorrect. ठीक है? Question number 24. PKA company, European company that sells goods to solely within Europe. The recently appointed financial manager of the PKA company has been investing working capital management of the company and has gathered the following information about the inventory policy and the accounts receivable. ठीक है, अब information पढ़ते हैं. The current policy is that the order of 1 lakh units when the inventory falls 35,000. तो अगर inventory 35,000 fall करती है तो हमें 1 लाख order units को order करना है. तो that's 1 lakh is reorder quantity and the reorder level. Forecast demand to meet the production requirements during the next year is 6,25,000 units. The annual demand is provided to us. The cost of placing and processing an order is $250, while cost of holding a unit in the store is 0.50 per unit per year. Both the costs are expected to be constant during a year. Orders are received 2 weeks after being placed to the supplier. The lead time is provided to us. You should assume a 50-week year and that the demand is constant throughout the year. Okay. And accounts receivable, customers are allowed 30 days credit, but the financial statements of the company show average accounts receivable period in the last financial year was 75 days. मतलब 30 दिन का क्रेडिट देते हैं हम, लेकिन कलेक्ट करने में हमें को 75 डेज लग जाते हैं. दिस इन लाइन विद द इंडस्ट्री. द फाइनेंशियल मैनेजर ऑल्सो नोटेड that the bad debts as a percentage of the sale, which are all on credit, increased in the last financial year from 5% to 8%. The accounts receivable of department is currently short-staffed. So question number 1, what are the objectives of the working capital management of the PKA company? To ensure that the company has sufficient liquid sources, to ensure that the company's profitability, to ensure that the company assets give the highest possible return. Since the information is provided for the accounts receivables and inventory management, we can't assume that the company is want to ensure that the company assets give the highest possible return. So the working capital को management करने के लिए, that's not the object of the working capital management, to so that the asset gives the highest possible return. So the answer is 1 and 2 only. What is the current minimum inventory level? हमें minimum inventory level निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Reorder level minus normal usage into normal lead time. Logic of this formula has already been discussed in the previous video. If you haven't seen the previous video, just go and check this so that you can understand the logic behind the same. So reorder level is provided to us as 35,000. 35,000 minus normal usage. So normal usage is since annual demand is provided to us and week is provided to us, so we can calculate the normal usage accordingly. 6,25,000 divided by 50, which is 12,500 is our normal usage, and our lead time is 2. So 25,000 is our after solving this 2, we get 25,000. So our minimum inventory level is 10,000. So yeah.
So question number 3 is, what are the best ways for the company to improve the management of the accounts receivable? Assess the credit worthiness of the new customers. Yes, we have to assess the credit of the new customers so that we don't face the bad debts for the new customers. Introduce the early settlement discount. Yes, that's the tactics used by the various industries players so that they can get the cash on time. Take legal action against the slow payers and the non-payers. So if we would have taken the action against the slow payers or the non-payers, that would degrade our that would also add on to the legal costs. ठीक है. So पहले दो ऑप्शन सही हैं ताकि इससे ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल को. Question number 4. In order to improve the management of the receivables of the BK company is considering to using factor, which of the following are the benefits of the factor? Credit customer makes payment directly to the factor. Yes, यही होता है factoring services में. Accounts receivable will be delegated by the dedicated team. Optimum level of the inventory can be managed. Factoring services. So हमें ये देखना है कि कौन से benefits सही है या नहीं. Accounts receivable will be handled by the dedicated team. बेनिफिट तो फैक्टरिंग सर्विसेज से ये होगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल एक डेडिकेटेड टीम को चली जाएगी. एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ द इन्वेंट्री कैन बी मेंटेन क्योंकि हमारे पास कैश अकॉर्डिंगली आ रहा है. अगर हम क्रेडिट कस्टमर्स को डायरेक्टली पे करेंगे, फैक्टर्स को डायरेक्टली पे करेंगे, तो एक तरीके से कस्टमर्स के पास ये भी हो जाएगा कि यार ये अपने कस्टमर्स को खुद हैंडल नहीं कर सकते और इस सर्विसेज को आउटसोर्स कर रहे हैं. तो that's not the benefit of the factoring services. इससे हमें को लॉस ही होगा. ठीक है, अगर हम बेनिफिट देखें तो that's not the benefit of our factoring services. So question number 25. The financial management of the X company is worried about the level of working capital and the company may be overtrading. The following extract of the financial service related to the 2 years has been provided to us, 2007 and 2006. Sales has been provided to us. Cost of sales has been provided to us. Operating profit has been provided to us. Current assets, inventories, trade receivables and current liabilities provided to us. So हमें पहले निकालना है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो. तो सेल्स 2007 की दे रखी है 37400. नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी. तो 4600 प्लस 4600 माइनस 7975. So we get the net working capital that is equals to 1225 into 100. If we do that, we'll get our sales to working capital ratio. We're not provided to do 30 approx. Number 2, by what percentage have inventories increased between 2006 and 2007? So कभी भी हमें अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बेस ईयर से डिवाइड करते हैं, बेस ईयर की इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं. तो इन्वेंट्री 4600 बढ़ गई है, पहले 2400 थी और उसको बेस ईयर से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है हमारी इन्वेंट्री की. That is 92% approx. Are the following statement true or false for the X company? Accounts receivable turnover had down. पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि accounts receivable turnover 2006 के और 2007 के कितने हैं, और सेकेंड इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकालना है अपन को. ठीक है. सो अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दे रखा है, हमें सेल्स दे रखी है. सो ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय सेल्स. सेल्स दे रखी है हमें 37,400, 2007 की निकाल रही हूँ मैं. एंड 2006 की कितनी है, 2,200 डिवाइडेड बाय 26720 इंटू 365 करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंगली डेज आ जाएंगे.
That's a 44 days, 45 days approx, and it's 30 days. So हमें पूछ रहा है कि रिसीवेबल टर्नओवर हैज स्लोड डाउन. यस, पहले 30 दिन में पैसा मिल जाता था, 45 डेज में मिलता है. वैसे ही हमें इन्वेंट्री का चेक करना है. तो इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स ही करेंगे. 4600 डिवाइडेड बाय sales is 37400 and it's to buy so divided by 267220. So accordingly हम days निकालते हैं. Into 365, that's 44 days, 45 days approx, and that's 30 days approx. So yes, it's also has slowed down. पहले 30 दिन में हमारी इन्वेंट्री बिक जाती थी, अब हमारे इन्वेंट्री को बिकने में 45 दिन लग रहे हैं. तो दोनों स्टेटमेंट इज ट्रू. Fourth question, X company is considered concerned about the overtrading. What are the two symptoms of the overtrading? Overtrading क्या होती है? जब हमारी सेल्स कुछ एक्सेसिवली बढ़ जाती है और हमारे पास जो भी फंड्स होते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग फंड्स होते हैं, उसमें वो हमारे पास इतने सक्षम नहीं होते ताकि हम उस सेल्स को मीट आउट कर पाए. ठीक है. तो rapid reduction in the sales revenue. No, there's an increase in the sales revenue. Slow down in the inventory turnover. That's a symptom of the overtrading just because of the fact that we don't have the funds to sell our inventory. Okay, we don't have the sufficient funds, so it will gradually slow down our inventory turnover. Shortening of the payment period to accounts payable. No, it's not the symptom of the overtrading. A fall in the current ratio. Yes, it's a symptom of the overtrading just because of the fact that our current asset will be blocked in the form of the accounts receivables, right? So these two are symptoms of the overtrading. Question number 5. X family working capital is most likely to increase in which of the following statement? हमें बताना है कि हमारी working capital कैसे increase होगी. Payment to the suppliers are delayed. It will bit affect our working capital. The period of the credit extended to the customer is reduced. It will also bit affect to our working capital. A small effect will be introduced to our working capital, not a more larger. ठीक है. Not current assets are sold, it will widely affect our working capital just because of the fact that the cash will be introduced, more and more cash will be introduced into our business as we have sold our non-current assets. A heavy cash amount will be received in our business, right? And inventory level are increased, it will also be affect to our working capital. So the correct answer is non-current assets sold. Question number 26. CAT company places monthly orders with a supplier of 10,000 components which are used in its manufacturing process. Annual demand is 1,20,000 1,20,000 component. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी आ जाता है कि 10,000 मंथली रिक्वायरमेंट है तो 1,20,000 एनुअल डिमांड होगी. The current terms are the payment in the full within the 90 days, which the CAD company meets with the cost of the component 7.5, that the purchase price ordering cost is provided to $200. Inventory cost, holding, carrying cost, it's 1 per component per year. The supplier has offered a discount of 3.6% on orders of 3,000 or more components if the bulk discount is purchased. Is taken. The cost of holding the components in the inventory would increase to $2.20 per component per year due to the need for the large storage facility. What is the current total inventory cost? So हमें अभी निकालना है current total inventory cost. हमें monthly order दे रखा है, हमें सब कुछ दे रखा है, हमें current total inventory cost निकालना है. तो that's purchase price is 1,20,000 units into, that's our purchase price 7.50, which is 9 lakh. Ordering cost कैसे निकालेंगे? Number of orders into order cost. That's
1 lakh 12 orders, 1,20,000 divided by, if we are ordering 10,000 units at a time, that's 12 into 200, which is equals to choice so and our carrying cost. Half of ordering, half of the orders, that's the assumption, into 1, and that's 500, 5,000. Okay, so on adding this, we'll get our total inventory cost 9 lakh plus choice so plus 5,000, which is 90,7400. And what is the total inventory cost if the CAD company orders 30,000 components at a time? So the purchase price will be reduced gradually just because of the fact that our discount would be provided to them. 30,000 ऑर्डर अगर एक बार में करेंगे तो 1,20,000 इंटू 7.5% इंटू 100 माइनस 3.6% करेंगे तो इतना में पे करना पड़ेगा ना. अगर डिस्काउंट मिल रहा है 3.6% का, हमें मान लीजिए 100 रुपये पे करने, तो 100 में से 3.6% अगर घटाएंगे तो 96.4% नेट में हमें पे करने हैं. ठीक है, तो 1,20,000 तो into 7.5 into 96.4%, and we get 86,7600. Ordering cost is number of orders placed in a year, that is 1,20,000 divided by 30,000, which is 4 into 200, which is 800 रुपये. ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट, थोड़ी सी जगह कम हो गई है, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा. कैरिंग कॉस्ट वुड बी, कितना ऑर्डर करें एट अ टाइम, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 into 2.20, just because of the fact that here it is given that it would increase, which is 3300. Adding on these, we will get our total inventory cost, which is 90,1400. CAD company has annual credit sales of 25 million and accounts receivable of 5 million. Working capital is financed by the overdraft facility. Assume there are 365 days in a year. What is the annual cost if the CAD company reduces the, हमें annualized cost निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट एक्चुअली पेड, which is wait a sec, no, हमें एनुअलाइज डिस्काउंट रेट नहीं निकालना, हमें ये नहीं निकालना. ठीक है, एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैट कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 25 million एंड द अकाउंट्स रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल. अच्छा, तो हम अगर रिडक्शन करेंगे तो हमारे रिडक्शन में कितना फर्क पड़ेगा, हमें ये निकालना है. तो हमें पहले निकालना, हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम कितने डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो रिसीवेबल टर्नओवर डेज पीरियड निकालना है हमें, which is 5 divided by 25 into 365 days, which is 73 days. So we are thinking to reduce from 70 days to 60 days, 60 days. तो 13 दिन की अपन कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं. ठीक है, सो हम यहाँ का स्पेस ले लेते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और हमें यहाँ से पूछ रहा है कि कितनी सेविंग करनी है, कितनी सेविंग होगी हमें. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर चेंज हुआ हमारे इन कलेक्शन डेज में तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है. डेटर्स न्यू हमारे रिसीवेबल्स कहते होंगे, तो हम पहले निकालते हैं न्यू रिसीवेबल्स. So which is 60 divided by 365 into our and total sales, which is 25 million. So we'll get our new receivables. 60 divided by 365 into 25 lakh, we get our new receivables 410,958. Our old receivable is being provided to us, which is 5 million
सो 0.9 भी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारी सेविंग्स कितनी होगी। अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं लेंगे तो हमारी सेविंग्स कितनी होगी। सो 10% इज आर ओवरड्राफ्ट रेट। और अर्लियर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए अर्लियर रिसीवेबल्स माइनस द न्यू वन, तो हमें पता चल जाएगा हमारी नेट सेविंग्स कितनी हो पा रही है अगर हम ऑफर कर रहे हैं डिस्काउंट। तो विच इज 89041, ठीक है, दैट्स द सेविंग। तो हमें हमें यही पूछा गया था कि एनुअल फाइनेंस कॉस्ट बतानी है और हमने वो बता दी, ठीक है। CAT company is reviewing its working capital management. Which of the two following statement concerning the working capital management are correct? हमें बताना है कि कौन सा statement in concern with the working capital management is correct. The twin objective of the working capital management is the profitability and liquidity. Yes, it's the twin objective of the working capital management, so it's definitely the correct option. A conservative approach to working capital investment will increase the profitability. No, no, no. Conservative approach doesn't increase our profitability. Working capital management is a key factor in the company's long-term success. So yes, अगर हमारा working capital अभी से सही तरीके से हमने वर्किंग मैनेज कर दिया तो हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस को ये हम डेफिनेटली मदद करेगा. लिक्विड एसेट्स गिव हाईएस्ट रिटर्न लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. No, it's not the correct statement. So hence we have completed our question answer segment of the chapter number 5 of the ACCA, F9 paper of the ACCA. अगर आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो do ask by commenting on our comment box. Do like, share, subscribe our channel Foundation Learning, and do visit our website www.foundationlearning.in. Till then, I'm signing off. Bye bye. Take care, guys.